वेलकम टू लेक्चर 4 जिसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल्स। जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, उसके न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी बुक के। तो हमारा जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है वो क्या कह रहा है, देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स। जिसमें हमारा फर्स्ट है ए, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाउ मच मीटर क्यूब। तो इसमें आपको क्या है, जो वॉल्यूम है वो फाइंड करना है, जिसमें साइड आपको दे रखा है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, सो वॉल्यूम कितना हो जाएगा क्यूब का, वॉल्यूम होगा ए क्यूब। ओके, सो 1 सेंटीमीटर होल क्यूब। लेकिन आपको बताना है किसमें, मीटर क्यूब में बताना है। लेकिन ये तो 1 सेंटीमीटर क्यूब आया है, तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, आपको प्रीफिक्सेस पता होनी चाहिए। 1 सेंटीमीटर जो है वो 10⁻⁻2 मीटर के इक्वलेंट होता है। सो ये हो जाएगा 10⁻⁻2 मीटर क्यूब। सो हो जाएगा 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्टली आपने क्या करना है, सेंटी जो है उसकी जगह आप क्या कर सकते हैं, सेंटीमीटर 10⁻⁻2 के इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, तो आपको प्रीफिक्सेस जो पता होनी चाहिए, तो आप इजीली कर सकते हैं। और मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया है जिसमें आप ये सारे प्रीफिक्सेस जो है देख सकते हैं, और उन प्रीफिक्सेस को साइंटिफिक नोटेशन में किस तरीके से लिखा जाता है, यानी कि 10 की पावर में उनको कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, वो आप उसमें चेक कर सकते हैं। देखिए सेकंड जो है वो क्या कह रहा है, बी में कह रहा है कि द सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर एंड हाइट 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाउ मच मिलीमीटर स्क्वायर। तो यानी कि आपको रेडियस दिया है सिलेंडर का। सो एक सिलेंडर आपके पास जिसमें आपको रेडियस दिया है 2 सेंटीमीटर, हाइट दिया है आपको 10 सेंटीमीटर, और आपको बताना है सरफेस एरिया। सो आपका जो सरफेस एरिया है सिलेंडर का वो होता है 2πr इंटू आर प्लस एच। यानी कि जो आपका कर्व एरिया है वो, और आपके जो दो सर्कुलर एरिया है टॉप और बॉटम में वो। सो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 3.14 इंटू आर इज 2 सेंटीमीटर। ओके, अगेन आर इज 2 सेंटीमीटर, एच इज 10 सेंटीमीटर। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका जो आएगा वो आएगा 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन आपको बताना है किसमें, मिलीमीटर स्क्वायर में, सेंटीमीटर स्क्वायर में नहीं बताना, आपको मिलीमीटर स्क्वायर में बताना है। सो मिलीमीटर स्क्वायर में ये कैसे लिखा जाएगा, तो आपको कन्वर्जन पता होना चाहिए, यानी कि आपको प्रीफिक्सेस पता होनी चाहिए। सो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻2 मीटर एंड 1 मिलीमीटर इक्वल टू 10⁻⁻3 मीटर। देखिए अब मैं सेंटीमीटर से मुझे मिलीमीटर में लेके जाना है। सो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, मैं इसको लिख सकता हूँ 10⁻1 इंटू 10⁻⁻3 मीटर। मैंने क्या किया, सिंपली यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड कर दिया इसमें। ठीक है, सो ये हो गया 10⁻1 इंटू 10⁻⁻3 मीटर, यानी कि 10⁻⁻3 मीटर किसके इक्वलेंट है, 1 mm के इक्वल है। तो ये हो जाएगा 10 mm। सो 1 सेंटीमीटर हो गया आपका 10 mm के इक्वल। ओके, तो यहाँ पे आप इसको रख देंगे 150.72 इंटू 1 सेंटीमीटर इज 10 mm कंप्लीट होल स्क्वायर। सो 150.72 इंटू, देखिए 10 का स्क्वायर हो जाएगा यानी कि 100 इंटू मिलीमीटर स्क्वायर। सो ये हो जाएगा आपका 150.72 मिलीमीटर स्क्वायर। ओके, अगर इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, क्योंकि देखिए अब इसमें हमें बोला था ऊपर की आपको ध्यान रखना है सिग्निफिकेंट फिगर का भी। तो आंसर में हमारे देखिए सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 2.0 सेंटीमीटर, राइट। यानी कि 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक हमें इसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। लेकिन इसमें हो रहा है हमारे पास 5 सिग्निफिकेंट फिगर, लेकिन मैं इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख सकता हूँ 1.5 ओके इंटू 10 टू द पावर, देखिए 2 to 4 यानी कि 10⁻⁻4, सॉरी 10⁻+4, क्योंकि आप इसको डेसिमल को नेगेटिव साइड में लेके जा रहे हैं तो पॉजिटिव की पावर ऐड होगी, मिलीमीटर स्क्वायर। सो यहाँ पे आपका 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। सो आंसर हो जाएगा 1.4 इंटू 10⁻⁴ मिलीमीटर स्क्वायर। ओके, उसके बाद देखिए सी जो है उसमें क्या कह रहा है, सी में बोल रहा है कि ए व्हीकल मूविंग विद द स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर कवर्स हाउ मैनी मीटर्स इन 1 सेकेंड।
यानी कि एक व्हीकल है जिसका स्पीड आपको दे रखा है और पूछ रखा हो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, मीटर में बताना आपको वो डिस्टेंस 1 सेकंड के अंदर। ठीक है, सो आपको दिया हुआ है स्पीड, सो ये आपका हो गया ए, ये हो गया आपका बी एंड सी में। देखिए स्पीड आपको दिया हुआ है, कितना स्पीड है आपको 18 किलोमीटर पर आवर, और टाइम दे रखा है आपको 1 सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में आपको बताने कि वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा। सो न्यूमेरिकल सॉल्व करने का जो सबसे सिंपलेस्ट तरीका है वो ये है कि आपको जो क्वांटिटी गिवन है वो आप मेंशन कर लीजिए, लिख लीजिए कि क्या क्या आपको गिवन है। फिर आप देखिए अब क्या आपको फाइंड करना है। ठीक है, फिर आप सोचिए उस गिवन वैल्यू से जो चीज़ फाइंड करनी है वो कैसे फाइंड कर सकते हैं, क्या रिलेशन है वो जो गिवन वैल्यू से जो फाइंडिंग वैल्यू वहाँ तक हमें लेके जा सकते हैं। अगर आपको वो डायरेक्टली रिलेशन पता है तो आप जस्ट उसको रखें और सॉल्व करिए, लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो हो सकता है कुछ इनडायरेक्ट तरीके से वो रिलेटेड होंगे। हो सकता है गिवन वैल्यू से आप कुछ क्वांटिटी निकालें, फिर वो क्वांटिटी से आप कुछ दूसरी क्वांटिटी निकालें, फिर वो क्वांटिटी हो सकता है आपकी रिलेटेड हो जो आपको फाइंड करना उससे। तो इस तरीके से आप अप्रोच कर सकते हैं न्यूमेरिकल्स को। सो फर्स्ट हमने देख लिया, स्पीड लिख लिया, ओके, और हमने टाइम मेंशन कर लिया, टाइम यानी कि 1 सेकंड में हमें बताना है कितना डिस्टेंस कवर करेगा। सो स्पीड जो है आपको पता होगा, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन। ओके, अब मुझे निकालना है डिस्टेंस, डिस्टेंस फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना है मेरा 18 किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितने टाइम में वो डिस्टेंस कवर निकालने हमें 1 सेकंड में कितने डिस्टेंस कवर करता है वो फाइंड करना है। तो ये 1 सेकंड हो गया। मैंने इसका यूनिट भी साथ में लिख लिया है। अब देखिए यूनिट्स डिफरेंट है, लेकिन मुझे क्या बोला गया है, मुझे बताना मीटर में। ठीक है, सो ये मीटर में कैसे लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए टाइम आवर में लिखा है और डिस्टेंस किलोमीटर मेंशन किया है, यहाँ पे टाइम सेकंड में है। तो हम क्या करेंगे, सारे यूनिट को जो है कन्वर्ट करेंगे, यानी कि डिस्टेंस को हम मीटर में लिख देंगे, टाइम को सेकंड में लिख देंगे, ताकि ये कंप्लीट आंसर हमारा जो मीटर में निकल सके। सो 18, देखिए 1 किलोमीटर की कितने मीटर के इक्वल होगा, 1000 मीटर, और टाइम कितना आपका 1 आवर। ठीक है, किलोमीटर पर आवर जो था इसको मैं लिख सकता हूँ किलोमीटर बाई आवर। ठीक है, सो यानी कि 1 किलोमीटर को लिख दिया, फिर मैंने 1000 मीटर, 1 आवर जो है वो कितने हो जाएगा 3600 सेकंड के इक्वल हो जाएगा, इनटू 1 सेकंड। सेकंड कैंसिल आउट हो जाएंगे, आपके 2 जीरो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये हो जाएगा आपका 18 इंटू 10 बाई 36 मीटर। यानी कि आप फिर इसको कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा, आप 2 से कर सकते हैं 5, और कितना जो 18, तो यानी कि 18 इंटू 5 बाई 18। अब देखिए एक आपको शॉर्टकट तरीका भी लिख सकते हैं, किलोमीटर पर आवर को अगर आपने मीटर पर सेकंड में डिनोट करना है तो ये 5 बाई 18 मीटर पर सेकंड के इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, सो ये 18 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, सो फाइनल कितना हो जाएगा आपका 5 मीटर। सो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो यानी कि 5 मीटर डिस्टेंस वो कवर करेगा। डी देखिए, फिर डी में क्या आपका, डी में कह रहा है कि द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लीड इज 11.3, इट्स डेंसिटी इज हाउ मच ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और हाउ मच किलोग्राम पर मीटर क्यूब। यानी कि आपको रिलेटिव डेंसिटी दिया हुआ है लीड का 11.3 है, फिर आपको डेंसिटी बताना है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में और किलोग्राम पर मीटर क्यूब में। ठीक है, सो यहाँ पे आप देखिए जो आपका रिलेटिव डेंसिटी है, मैं यहाँ से इरेज कर रहा हूँ कुछ सेक्शन को, सो मेरे पास रिलेटिव डेंसिटी दिया हुआ है। सो रिलेटिव मैं लिख लूँगा यहाँ पे, रिलेटिव डेंसिटी जो है 11.3 है। देखिए रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, रिलेटिव डेंसिटी जो होती है वो होती है डेंसिटी ऑफ दैट मटेरियल या दैट सब्सटेंस डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ रेफरेंस मटेरियल।
यानी कि किसी रेफरेंस मटेरियल के कंपैरिजन में उस सब्सटेंस का कितना डेंसिटी है वो होता है हमारा रिलेटिव डेंसिटी। तो रिलेटिव रो मुझे पता है और मुझे पहले उस डेंसिटी निकालना है फिर उसका। सो डेंसिटी के लिए क्या करूँगा, देखिए डेंसिटी ऑफ मटेरियल जो है आपका यहाँ से क्या होगा, आप रिलेटिव रो को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो डेंसिटी ऑफ रेफरेंस मटेरियल, तो डेंसिटी रेफरेंस मटेरियल आपका देख सॉलिड और लिक्विड्स के केस में क्या होता है, आपका जो रेफरेंस मटेरियल है वो वाटर लिया जाता है जिसका डेंसिटी है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, सो यानी कि रिलेटिव रो कितना हो गया आपका यहाँ पे 11.3 और वाटर का डेंसिटी हो गया 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो यानी कि कितना आ गया 11.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और यही तो मुझे फाइंड करना था, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में मैंने अब इसको लिख दिया है। तो आंसर हो जाएगा आपका 11.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब डेंसिटी। सो ये आपका रो आ गया। नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है, नेक्स्ट आपको फाइंड करना है किलोग्राम पर मीटर क्यूब में। अब किलोग्राम पर मीटर क्यूब में इसको कैसे लिखेंगे, 11.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को किलोग्राम पर मीटर क्यूब में हमें मेंशन करना है। तो देखिए सिंपल है, आपको अगर यहाँ पे 11.3 किलोग्राम लिखना है तो आपको 1000 से मल्टीप्लाई और 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, सो 11.3 अगर मैं 10⁻³ से मल्टीप्लाई और 10⁻³ से -3 से, यानी कि 10⁻³ से मल्टीप्लाई और 10⁻³ से डिवाइड कर दूँ तो कैंसिल आउट हो जाएंगे वैल्यूज। तो इसको मैं लिख सकता हूँ सिंपली 10⁻³ प्लस में इंटू 10⁻³ माइनस में। ओके, ये हो गया आपका ग्राम। और देखिए किलोग्राम सेंटीमीटर क्यूब है, आपको बताना है मीटर क्यूब में सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हो गया 11.3 इंटू 10⁻³ अब 10⁻³ कितना होता है किलो ग्राम हो गया। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर सेंटी होता है आपका 10⁻² मीटर होल क्यूब। ठीक है, सो ये हो जाएगा आपका 11.3 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई 10⁻6 मीटर क्यूब और यहाँ आपका हो गया केजी। यानी कि दिस इम्प्लाइज, अब ये 10⁻6 ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो यानी कि 11.3 इंटू 10⁻, प्लस का 6 और माइनस का 3 पावर रहेगा तो कितना बन जाएगा, प्लस का 3 पावर केजी पर मीटर क्यूब। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 11.3 इंटू 10⁻³ केजी पर मीटर क्यूब। और आप इसको लिख सकते हैं सिंपली, आपको इस ऐसे मेंशन कर सकते हैं कि 1.13 इंटू 10⁻, देखिए एक डेसिमल नेगेटिव साइड में जाएगा तो एक पॉजिटिव पावर ऐड हो जाएगा, 10⁻⁴ केजी पर मीटर क्यूब। दोनों ही आंसर करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि आपका जो ओरिजिनल वैल्यू था वो 3 डेसिमल प्लेस में था। सो यहाँ पे भी आंसर आपका 3 डेसिमल प्लेस में है, सॉरी 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक हमने, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर थे, यहाँ पे भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर है और इसमें भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, तो दोनों ही आंसर करेक्ट है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। अब आते हैं सेकंड पे। सेकंड क्या है, सेकंड में कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स बाय सूटेबल कन्वर्जन ऑफ यूनिट। तो यानी कि आपको ये यूनिट कन्वर्ट करनी है। पहला क्या है आपका, यूनिट कन्वर्ट करने के लिए 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर को आपको बताना है वो कितने ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर और पर सेकंड स्क्वायर के इक्विवेलेंट होगा। ए ए जो आपका वो कितना है, देखिए 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 kg, देखिए अभी मुझे ग्राम में जाना है तो 10⁻³ हो जाएगा, 1 इंटू 10⁻³ ग्राम में हो गया। मीटर
अब मीटर स्क्वायर, मीटर को मुझे सेंटीमीटर में लेके जाना है, यानी कि फिर से मैं क्या करूँगा, देखिए 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है। सो आप कर सकते हैं, ओके, सो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर और पर सेकंड स्क्वायर, सो हो जाएगा 10⁻³ इंटू ग्राम इंटू 10⁻, देखिए 2, ये स्क्वायर होगा तो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, सो दिस विल बी 10⁻⁷ ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो आपको ये यूनिट कन्वर्ट करने आनी चाहिए। सो आपका जो फाइनल आंसर है वो कितना हो जाएगा, 10⁻⁷ ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट जो आपका बी, वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आपका जो 1 मीटर है वो बताना आपको कितने लाइट ईयर के इक्विवेलेंट है, ठीक है। सो पहले आपको पता होना चाहिए लाइट ईयर क्या है। सो लाइट ईयर जो है वो क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। सो जो लाइट है वो एक साल में कितना डिस्टेंस कवर करती है उसको बोलते हैं 1 लाइट ईयर। सो इट्स अ डिस्टेंस covered by light in 1 year. ओके, सो ये कितना हो जाएगा, देखिए अभी आपको बताना है कि 1 मीटर कितने लाइट ईयर के इक्विवेलेंट है, तो पहले मुझे वो डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, राइट। सो स्पीड मुझे पता है, लाइट का स्पीड कितना है, लाइट का स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और टाइम टेकन है 1 ईयर, ठीक है। सो 1 ईयर को मैं कितना लिख सकता हूँ, 1 ईयर देखिए कितना होता है, 1 ईयर यानी कि आपके 365 डेज, और एक दिन में आपके कितने होते हैं, 24 घंटे, और 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड, टोटल इतने सेकंड आ जाएंगे आपके। सो अब आप यहाँ से डिस्टेंस निकालिए, डिस्टेंस हो जाएगा आपका स्पीड इंटू टाइम, सो 3 × 10⁸ इंटू 365 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60 मीटर, ठीक है। सो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 94608 इंटू 10⁻11 मीटर। ओके, तो ये आपका हो गया 1 लाइट ईयर। सो 1 लाइट ईयर इक्वल टू दिस मच मीटर। सो अब यहाँ से 1 मीटर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, इधर जगह डिवाइड हो जाएगा, 1/94608 इंटू 10⁻11 लाइट ईयर, ठीक है। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आंसर जो आपका आएगा वो आएगा 1.05 इंटू 10⁻⁻6 16, 1.05 इंटू 10⁻⁻16, सो रफली 10⁻⁻16 लाइट ईयर 1 मीटर। सो यही हमसे पूछा गया था कि 1 मीटर कितने लाइट ईयर के इक्विवेलेंट होता है, तो 10⁻⁻16 लाइट ईयर के इक्विवेलेंट होता है ऑलमोस्ट 1 मीटर। सो ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो स्पीड जो है वो 1 ईयर में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है, राइट। इट्स ए ह्यूज नंबर। नेक्स्ट आते हैं सी क्या है, देखिए 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को आपको बताना है किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में। सो 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, सो इसको मैं कितना लिखूँगा 3। अब देखिए मुझे बताना है किलोमीटर, सो किलो लेके आना पड़ेगा मीटर के साथ में, यानी कि 10⁻³ इंटू 10⁻+3 मीटर, और सेकंड स्क्वायर से मुझे जाना है किस में, आवर में जाना है, ठीक है। सो आपको पता है 1 आवर इक्वल टू 3600 सेकेंड,
सो 1 सेकेंड इक्वल टू हाउ मच आवर, 1/13600 आवर। सो यहाँ पे हो जाएगा 1 सेकेंड को लिख देंगे 1/13600 आवर की पावर -2, ठीक है। सो यानी कि ये कितना हो जाएगा 3 × 10⁻³ ये बन गया आपका किलोमीटर, ओके। और फिर आपका क्या बन गया 1/3600, राइट। सो या 1/13600 होल पावर -2 आवर पावर -2। अब देखिए ये 3 × 10⁻³ अब 1/13600 का होल पावर -2 है, तो ये फ्लिप हो जाएगा वैल्यू, यानी कि 3600 × 3600 इंटू ओके इन किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे, इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, तो ये आपका आ जाएगा 38,880 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। सो ये फाइनली कितना, आप इसको देखिए, आप सिग्निफिकेंट फिगर का ध्यान रखना अभी हमें थोड़ा, ठीक है। सो आंसर में था 3.0, यानी कि 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक थे, तो हम इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक ही लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 3.88 इंटू, देखिए कितना हो जाएगा 2 to 4, एंड ये 4 नेगेटिव में यहाँ से देखिए, क्योंकि वैसा जूम कर सकते हैं आप, डेसिमल इस पॉइंट पे है, यहाँ से आपको डेसिमल इस पॉइंट पे लेके आना पड़ेगा। तो यानी कि 4 नेगेटिव साइड में जा रहे हैं, तो 4 पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, किलोमीटर पर आवर्स के। लेकिन अभी भी ये आपका जो है 2 सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं है, तो इसलिए मैं इसको राउंड ऑफ करूँगा, और यहाँ पे क्योंकि ये 5 से बड़ा है 8, तो इसमें एक ऐड हो जाएगा, तो 3.9 × 10⁻⁴ किलोमीटर पर आवर स्क्वायर से आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए कभी कभी क्या होता है आपको ऑप्शंस में, अगर आपको ऑप्शन में एग्जैक्ट आंसर नहीं दिया हुआ है, तो कितना क्लोज उस आपने जो एस्टिमेट किया उसकी कितना क्लोज वैल्यू कौन सी है, जो सबसे क्लोजेस्ट वैल्यू है वही आंसर हो जाएगा। हो सकता है आपको ऑप्शन में 3.9 ना दिया हो, 3.88 दिया हो, तो आप 3.88 चूज़ कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट आपका है डी में क्या कह रहे हैं कि जी का वैल्यू आपको दिया है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, और आपको फाइंड करना है सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड स्क्वायर पर ग्राम। सो जी आपका मेंशन है 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, राइट, या पर किलोग्राम स्क्वायर। अब देखें इसको कैसे लिखेंगे, 6.67 × 10⁻11। अब देखिए न्यूटन जो है, न्यूटन है आपका फोर्स का यूनिट है, सो 1 न्यूटन जो है आप लिख सकते हैं 1 न्यूटन इक्वल टू फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन। सो मास यानी कि 1 kg, एक्सेलरेशन कितना होता है यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आप इसको लिख सकते हैं न्यूटन को, क्योंकि देखिए फोर्स होगा आपका मास इंटू एक्सेलरेशन, सो ये न्यूटन फोर्स का यूनिट होता है। मास किलोग्राम में मेंशन कर दिया, एक्सेलरेशन को मीटर पर सेकंड स्क्वायर में मेंशन किया। सो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे इसको, ये हो जाएगा 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर, ओके, इंटू देखिए अब किलोग्राम -2 है, ठीक है, 6.67 × 10⁻11। सो ये हो जाएगा आपका फाइनल, देखिए मीटर स्क्वायर और 1 मीटर तो मीटर क्यूब हो गया, पर सेकंड स्क्वायर हो गया, किलोग्राम -1 हो गया। लेकिन हमें क्या बताना था इसमें, सेंटीमीटर क्यूब में, पर सेकंड स्क्वायर में और पर ग्राम में, ठीक है। सो यानी कि डिस्टेंस को अब हमें सेंटीमीटर में लिखना पड़ेगा और टाइम सेकंड में, ठीक है, मास को ग्राम में लेके जाना पड़ेगा। सो ये हो जाएगा 6.67 × 10⁻11 मीटर। 1 मीटर इज़
100 सेंटीमीटर होल क्यूब पर सेकंड स्क्वायर, और ये हो जाएगा कितना 1000 10³ ग्राम ऑल पावर -1. So it would be 6.67 into 10⁻11 इंटू, देखिए 10 पावर कितना है 2, और क्यूब करेंगे तो 6 हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड स्क्वायर इंटू 10⁻³ पर ग्राम. सो इट वुड बी 6.67 इंटू, अब देखिए 10⁻³ यहाँ पे है और +6 यहाँ पे है, तो यानी कि प्लस का 3 हो गया और माइनस का 11 यहाँ पे है. सो माइनस का 8 बच गया. ठीक है, ये हो गया आपका सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड स्क्वायर पर ग्राम. सो सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड स्क्वायर, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड स्क्वायर पर ग्राम में आपको मेंशन करना था. तो सेंटीमीटर क्यूब हो गया पर सेकंड स्क्वायर और पर ग्राम, तो ये आपका आंसर आ जाएगा. तो इस तरीके से आप यूनिट जो कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है. नेक्स्ट में कह रहा है कि आपको जो एक कैलोरी है उसका वैल्यू दिया हुआ है. सो देखिए 1 कैलोरी इज ए यूनिट ऑफ हीट and it equals about 4.2 joule, where 1 joule equal to 1 kilogram meter square per second square. Suppose we employ a system of unit in which the unit of mass equals alpha kg, unit of length equals beta meter, and unit of time is gamma second, so that a calorie has a magnitude of 4.2 per alpha per beta square and gamma square in terms of new unit. ठीक है, सो इसमें देखिए इसमें क्या कह रहा है आपको, इसमें बोल रहा है कि आपका एक कैलोरी है 1 कैलोरी दैट इज इक्वल टू 4.2 जूल, और 1 जूल का वैल्यू भी दिया हुआ है, यानी कि 4.2 kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर. ये 1 कैलोरी का वैल्यू है. अब कह रहा है कि मैं अगर एक नया सिस्टम लगा लूँ यहाँ पे जिसमें मैं यूनिट्स चेंज कर दूँ, यानी कि सपोज वी एम्प्लॉय सिस्टम ऑफ यूनिट जिसमें हम लोग मास को लिखें अल्फ़ा केजी में. ठीक है, यानी कि 1 यूनिट मास का वैल्यू कितना हो अल्फ़ा केजी हो, पर 1 यूनिट लेंथ का वैल्यू कितना हो बीटा मीटर हो, और 1 यूनिट टाइम का वैल्यू कितना हो गामा सेकेंड हो. तो फिर कह रहा है कि उस नए सिस्टम में ये आपको दिखाना है कि कैलोरी का जो मैग्नीट्यूड है वो इतना बन जाएगा. ठीक है, सो यानी कि न्यू सिस्टम जो है मास कितना है, न्यू सिस्टम में मास होगा आपका अल्फ़ा केजी, और न्यू सिस्टम में लेंथ जो होगा आपका वो कितना हो जाएगा बीटा मीटर, और न्यू सिस्टम में आपका जो टाइम है वो कितना हो जाएगा गामा सेकेंड. तो यानी कि आप क्या करिए, यहाँ से देखिए फर्स्ट पहले जो मैंने एक लाइन लिखी है लेट्स इक्वेशन 1 2 3. सो 1 से क्या लिखेंगे आप, 1 से कर सकते हैं आप. देखिए 1 kg फिर नए सिस्टम के मास के कितने इक्विवेलेंट हो जाएगा. सो 1 kg को मैं लिख सकता हूँ 1/अल्फ़ा टाइम्स मास इन न्यू सिस्टम. ठीक है, सो 1 मीटर सिमिलरली हो जाएगा 1/बीटा न्यू सिस्टम लेंथ, और 1 सेकेंड हो जाएगा 1/गामा न्यू सिस्टम टाइम. ठीक है, सो न्यू सिस्टम में मास का यूनिट है वो अल्फ़ा केजी, न्यू सिस्टम में लेंथ का यूनिट जो है वो बीटा मीटर, न्यू सिस्टम में टाइम का यूनिट है गामा सेकेंड. सो अब क्या करेंगे, ये वैल्यू को हम ऊपर रिप्लेस कर देंगे. सो 4.2 1 kg इज 1/अल्फ़ा एंड 1 मीटर इज 1/बीटा, और 1 सेकेंड 1/गामा -2. सो न्यू सिस्टम यूनिट्स हो गई. ये मैग्नीट्यूड हो गया न्यू सिस्टम यूनिट में. सो ये हमारा मैग्नीट्यूड है. सो ये हो जाएगा 4.2
अल्फ़ा की पावर -1, बीटा की पावर -2, गामा की पावर 2। ठीक है, सो यही हमें प्रूव करना था कि जो नया सिस्टम है उस पर हमारा जो 1 कैलोरी है उसका वैल्यू हो जाएगा 4.2, अल्फ़ा टू द पावर -1, बीटा की पावर -2, गामा की पावर 2। ओके, सो उससे आगे चलते हैं फोर्थ में। सो फोर्थ में क्या कह रहा है? फोर्थ में कह रहा है कि आपको एक्सप्लेन करना है इन स्टेटमेंट को क्लियरली। ठीक है, टू कॉल ए डायमेंशनल क्वांटिटी लार्ज और स्मॉल इज मीनिंगलेस विदाउट स्पेसिफाइंग ए स्टैंडर्ड फॉर कंपैरिजन। इन व्यू ऑफ दिस रीफ्रेम द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स वेयर नेसेसरी। तो क्या कह रहा है कि किसी भी डायमेंशनल क्वांटिटी को लार्ज या स्मॉल बोलना क्या है, मीनिंगलेस है जब तक कि उसका कंपैरिजन एक बार नहीं बताया जाएगा स्टैंडर्ड। देखिए ऑब्वियस है, जब आप किसी चीज़ को कह रहे हैं लार्ज है या स्मॉल है तो किसी के तो कंपैरिजन में होगा ना वो लार्ज या स्मॉल, या ऐसे ही थोड़ी लार्ज हो जाएगा। सो लार्ज किस चीज़ के कंपैरिजन में वो लार्ज है या किस चीज़ के कंपैरिजन में वो स्मॉल है, तभी उसका सेंस बनेगा। तो आपको किसी स्टैंडर्ड अगर आप मेंशन नहीं करते कंपैरिजन करने का तो स्मॉल लार्ज बोलना मीनिंगलेस है डायमेंशनल क्वांटिटी को। ठीक है, सो कह रहा है कि इन सब स्टेटमेंट जो नीचे दी हुई है इनको आपको रिफ्रेम करना अगर वो गलत है तो पहला स्टेटमेंट क्या, एटम्स आर वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट। ऑब्वियसली एटम्स आर स्मॉल, वी नो, ओके एटम्स आर स्मॉल बट कंपेरिजन टू व्हाट, राइट। सो इसको हम रिफ्रेम करके कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, एटम्स आर, सो और एटम्स हैव साइज ऑफ 10 to the power minus 10 meter, which is very small compared to everyday object size। सो यानी कि आप जो नॉर्मल लाइफ में जो ऑब्जेक्ट्स देखते हैं उनका जो साइज है उसके कंपैरिजन में ये साइज बहुत ही स्मॉल है। ठीक है, सो एटम्स तो ये हमने इसको रिफ्रेम कर दें कि एटम्स जो है उनका साइज 10 to the power minus 10 मीटर है, विच इज़ वेरी स्मॉल कंपेयर टू द एवरीडे ऑब्जेक्ट साइज। ठीक है, सो ये ए हो गया। बी क्या कह रहा है, जेट प्लेन मूव्स विद ग्रेट स्पीड। ओके, जेट प्लेन मूव्स विद ग्रेट स्पीड बट कंपेरिजन टू व्हाट। सो अगेन, सो इसको हम लिख सकते हैं कि जेट प्लेन moves at a speed of roughly 1000 kilometer per hour, okay, which is faster than the road vehicles। यानी कि जेट का जो स्पीड है वो 1000 किलोमीटर पर आवर है, विच इज़ फास्टर देन दी रोड व्हीकल स्पीड। ठीक है, सी बोल रहा है कि मास ऑफ जुपिटर इज़ वेरी लार्ज। सो जुपिटर का मास, अगेन जुपिटर का मास लार्ज, किसके कंपैरिजन में लार्ज है, तो इसको लिख सकते हैं मास ऑफ जुपिटर इज़ roughly 10 to the power 27 kg, which is larger than mass of earth। ठीक है, सो जो अर्थ का जो मास है वो रफली है 10 to the power 24 kg। सो उससे काफ़ी ज़्यादा मास है जुपिटर का। ठीक है, डी कह रहा है कि द एयर इनसाइड दिस रूम कंटेन्स ए लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। सो जो एयर है रूम के अंदर उसमें लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन लार्ज कितना लार्ज है, राइट, हमें कुछ कंपैरिजन देना पड़ेगा। सो एयर inside the room contains 10 to the power 25 molecules, which is extremely large compared to everyday एनकाउंटरिंग नंबर। यानी कि एवरीडे लाइफ में जो हम नंबर्स देखते हैं उनके कंपैरिजन में ये बहुत ही
बड़ा नंबर है 10^25। सो उसके बाद क्या है, ई में बोल रहा है कि प्रोटॉन इज़ मच मोर मैसिव देन एन इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक प्रोटॉन जो है वो ज़्यादा मासिव है कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। सो इसको हम लिख सकते हैं मास ऑफ प्रोटॉन इज़ roughly 10 to the power 20 minus 27 kg. Mass of electron is how much? 10 to power minus 31 kg. ठीक है। सो देखिए प्रोटॉन का जो मास है वो ओबियसली इलेक्ट्रॉन के मास से ज़्यादा है। तो अगर आप ये रेशियो निकालेंगे ना, मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो प्रोटॉन का मास होता है 1.67 इंटू 10^-27 डिवाइड बाई 9.1 इंटू 10^-31। सो ये रफली कुछ आपका 1836 आएगा, यानी कि प्रोटॉन का मास जो है वो 1836 टाइम्स ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन के मास के। ठीक है। सो प्रोटॉन का मास इज 1836 टाइम मोर देन इलेक्ट्रॉन मास। सो दिस इज प्रोटॉन इज मोर मैसिव देन इलेक्ट्रॉन। ओके, सो नेक्स्ट, सो ये स्टेटमेंट ऑलमोस्ट ठीक था, लेकिन हमने नंबर्स बता दिए फिर भी कि कितना मैसिव है, राइट। क्योंकि कंप्लीट सही तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बताया नहीं कितना मैसिव है, राइट, जस्ट बोला कि मैसिव है। उसके बाद कह रहे हैं कि द स्पीड ऑफ साउंड इज़ मच स्मॉलर देन स्पीड ऑफ लाइट। सो साउंड का स्पीड अगेन नंबर्स नहीं बता रखे हमें कितना स्मॉल है, राइट, स्मॉलर है लेकिन कितना स्मॉल है वो अगर देखना हो तो कैसे देखेंगे, तो स्पीड ऑफ साउंड जो है वो होता है आपका रफली 340 मीटर पर सेकेंड, और जो स्पीड ऑफ लाइट है वो होता है ऑलमोस्ट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, राइट। तो ऑब्वियसली साउंड का जो स्पीड है वो काफ़ी कम है, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट से। तो आप रेशियो निकाल के अगर बताना चाहें तो बता सकते हैं कि स्पीड ऑफ एयर जो है इज़ दिस मच लेस देन द स्पीड ऑफ लाइट, या इतने टाइम्स लेस देन द स्पीड ऑफ लाइट। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम लोग फिफ्थ के ऊपर अब। सो फिफ्थ में क्या है, फिफ्थ में कह रहा है कि ए यूनिट ऑफ लेंथ इज चूजन सच दैट द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज यूनिटी। ठीक है। सो कह रहा है कि आपने यूनिट ऑफ लेंथ चूज किया जिसमें स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम आप 1 लिखते हैं। व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इन टर्म्स ऑफ न्यू यूनिट इफ़ इट टेक्स 8 मिनट 20 सेकेंड टू कवर दिस डिस्टेंस। तो यानी कि कह रहे हैं कि अगर आपके पास आपने एक नया यूनिट लेंथ का डिसाइड किया जिसमें आप कह रहे हो कि जो लाइट का स्पीड है वैक्यूम में उसको आप यूनिट रखोगे, 1 मानोगे, the new unit of length is chosen such that the speed of light in vacuum is unity. Yes, what is the distance between the sun and earth? So आपका sun है, आपका अर्थ है। ओके, सो इस सन अर्थ सिस्टम में क्या कह रहा है, आपको डिस्टेंस बताना है सन और अर्थ के बीच में, ये डिस्टेंस बताना है न्यू यूनिट्स के टर्म में। अगर लाइट कितना टाइम लगाती है, सो टाइम कितना लगेगा, 8 मिनट 20 सेकेंड। अगर 8 मिनट 20 सेकेंड लगते हैं, ठीक है, तो आपका जो डिस्टेंस कितना होगा। और देखिए इसमें क्या है, हम लोगों ने लेंथ का यूनिट जो है चेंज कर दिया है। सो यूनिट ऑफ लेंथ इन चूजन सच दैट स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज यूनिटी। सो स्पीड कितना है, स्पीड 1। अगर स्पीड 1 लिया जाए सो उस सिनेरियो में जो यूनिट है लेंथ जो आएगा वो हम चूज कर रहे हैं एज ए न्यू यूनिट। सो उसमें बताना है कि आपको ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा उस न्यू यूनिट के अंदर में, ठीक है।
सो देखिए, सो यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस, राइट। सो डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पता है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना 1 यूनिट है, टाइम कितना है 8 मिनट 20 सेकेंड, ठीक है। सो अब 8 मिनट 20 सेकेंड को हम कंप्लीट लिखेंगे सेकंड के अंदर। सो 1 मिनट इज़ 60 सेकेंड, राइट, प्लस 20 सेकेंड। सो 8 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर दिया और 20 सेकेंड एक्स्ट्रा लग रहा है। सो ये कितना हो गया 480 प्लस 20, इट वुड बी 500। सो जो डिस्टेंस कवर करेगा न्यू यूनिट में, वो लाइट इतना डिस्टेंस कवर करेगा न्यू यूनिट के अंदर में 500। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट प्रिसाइज डिवाइस फॉर मेजरिंग लेंथ। लेंथ को मेजर करने के लिए कौन सा डिवाइस सबसे प्रिसाइज है। पहला वर्नियर कैलिपर विद 20 डिवीजन ऑन स्लाइडिंग स्केल। सेकंड है स्क्रू गेज विद पिच 1 मिलीमीटर एंड 100 डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, ठीक है। थर्ड है एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट दैट कैन मेजर लेंथ टू विद इन वेव लेंथ ऑफ लाइट। तो देखिए, आपका जो है सबसे प्रिसाइज कौन सा स्केल होगा। देखिए, सबसे प्रिसाइज वो स्केल होगा जो सबसे कम मेजर कर सके, यानी कि जिसका लिस्ट काउंट बहुत ही कम हो, राइट। सो सबसे कम डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस किससे मेजर की जा सकती है। वर्नियर कैलिपर में अगर स्लाइडिंग स्केल में 20 डिवीजन्स हैं तो फिर से हम वर्नियर कैलिपर में लिमिट हो गए। वर्नियर कैलिपर से हम कुछ फिक्स वैल्यू ही मेजर कर सकते हैं। और अगेन क्योंकि वर्नियर कैलिपर आपका जो है सेंटीमीटर से एट मैक्स मिलीमीटर में हम लोग वर्नियर कैलिपर से देख सकते हैं, राइट। और जो स्क्रू गेज है, स्क्रू गेज में भी कह रहा है कि 1 mm बाई 100 डिवीजन, सो 1/100 mm, सो 0.01 mm मैं मेजर कर सकता हूँ स्क्रू गेज से। सो अगेन वर्नियर और स्क्रू गेज दोनों में ही लिस्ट काउंट क्या है, मिलीमीटर के अंदर में है। थर्ड क्या है फिर आपका ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जिससे हम मेजर कर सकते हैं लेंथ को विद इन ए वेव लेंथ ऑफ लाइट। सो लाइट का जो वेव लेंथ होता है वो नॉर्मली होता है नैनोमीटर में। तो यानी कि लिस्ट काउंट आपका कितना हो गया 1 नैनोमीटर। सो सबसे कम लिस्ट काउंट कितना होगा, किसका होगा, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का होगा, जिससे हम लोग वेव लेंथ ऑफ लाइट की डिस्टेंस भी मेजर कर सकते हैं, इतना लेंथ भी मेजर कर सकते हैं, यानी कि नैनोमीटर्स में हम मेजर कर सकते हैं। तो ये ज़्यादा प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट है। सो हमारा आंसर हो जाएगा सी, एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट दैट कैन मेजर लेंथ टू विद इन ए वेव लेंथ ऑफ लाइट, बिकॉज वेव लेंथ ऑफ लाइट नैनोमीटर में। सो यानी कि ये सबसे प्रिसाइज है। इससे हम नैनोमीटर वेवलेंथ भी मेजर कर सकते हैं, जो कि हम लोग स्क्रू गेज से या वर्नियर कैलिपर से हम मेजर नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट कह रहा है कि स्टूडेंट मेजर्स द थिकनेस ऑफ ह्यूमन हेयर बाय लुकिंग एट इट थ्रू ए माइक्रोस्कोप ऑफ मैग्निफिकेशन 100। ही मेक्स 20 ऑब्जर्वेशंस and finds that the average width of the hair in the field of view of microscope is 3.5 mm. What is the estimate of the thickness of hair? तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक स्टूडेंट है जिसने ह्यूमन हेयर का थिकनेस मेजर किया, उसको एक माइक्रोस्कोप से देखते हुए, जिसका मैग्नीफिकेशन 100 है, ठीक है। सो हम देखते हैं मैग्नीफिकेशन 100 है, ठीक है। सो एक माइक्रोस्कोप लिया, उससे एक ह्यूमन हेयर था, उसका थिकनेस उसने मेजर किया है और उसका मैग्नीफिकेशन 100 है माइक्रोस्कोप का। ही मेक्स 20 ऑब्जर्वेशन, उसने 20 ऑब्जर्वेशन किए उसमें, और उसने फिर एवरेज वैल्यू निकाला विड्थ ऑफ द हेयर। उसने इन द फील्ड ऑफ व्यू ऑफ माइक्रोस्कोप उसने पता किया कि 3.5 mm है। सो थिकनेस जो है अगेन 3.5 mm, बट ये ध्यान रखना ये थिकनेस किस में है, ये है
in the field of view of microscope, what is the estimate of the thickness of air? तो एक्चुअल थिकनेस कितना है उस ह्यूमन एयर का वो आपको बताना है। तो देखिए मैग्नीफिकेशन क्या होता है? मैग्नीफिकेशन होता है आपका जो मेजर्ड वैल्यू है डिवाइड बाई जो एक्चुअल वैल्यू है। ये मैग्नीफिकेशन आपका, यानी कि अगर मैं कहूँ मैग्नीफिकेशन 10 है, इसका मतलब क्या, वो एक्चुअल वैल्यू का 10 टाइम्स दिखा रहा है मुझे। अगर मैग्नीफिकेशन 100 है तो यानी कि मतलब एक्चुअल वैल्यू का वो 100 टाइम्स मेजर कर रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे मैग्नीफिकेशन हमारा 100 दिया है, 100 टाइम्स एक्चुअल विड्थ इज इक्वल टू मेजर्ड विड्थ और थिकनेस। सो एक्चुअल थिकनेस कितना हो जाएगा, मेजर्ड थिकनेस कितना उसने मेजर किया उस फील्ड ऑफ व्यू में 3.5 mm डिवाइड बाई 100। सो ये हो जाएगा 0.035 mm। सो हमारा आंसर हो जाएगा। सो जो थिकनेस है हेयर का वो 0.035 mm है। ओके, नेक्स्ट है, वो कह रहा है कि आपका आंसर द फॉलोइंग। फर्स्ट, यू आर गिवन ए थ्रेड एंड ए मीटर स्केल, हाउ विल यू एस्टिमेट द डायमीटर ऑफ द थ्रेड। तो यानी कि आपको कह रहे हैं कि आपको एक थ्रेड दिया है और एक मीटर स्केल दे दिया और फिर आपको बोला गया है कि आप एस्टिमेट करो उस थ्रेड का डायमीटर कितना है। तो आप कैसे करोगे? तो देखिए इसका एक तरीका क्या है कि आपको एक स्केल दिया, मीटर स्केल, और फिर क्या किया आपने, उस थ्रेड को आपने उसके अराउंड में लूप के फॉर्म में वाइंड कर दिया। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, आप मेजर करोगे ये लेंथ, कितनी लेंथ उसने कवर की थ्रेड ने मीटर स्केल के ऊपर। ठीक है, सो लेंथ कवर्ड निकालोगे आप। ओके, जितनी टर्न्स आई ना, क्योंकि आप उसको जब वाइंड करोगे उसके राउंड में, स्केल के राउंड में, तो कितनी टर्न्स आएंगी उसके अंदर में, वो आप नंबर ऑफ टर्न्स भी पता करोगे। तो दो चीज़ें पता करोगे आप कि कितनी टर्न्स आई हैं टोटल। सो मैंने पूरा थ्रेड लिया, थ्रेड को मैंने वाइंड करना शुरू किया और मैंने पूरे थ्रेड को वाइंड कर दिया उस मीटर स्केल के ऊपर। तो मैंने मान लेते हैं कि थ्रेड ने इतनी लेंथ कवर की L और उसमें नंबर ऑफ टर्न्स आई N, यानी कि N बार मुझे वो उसके अराउंड में लपेटना पड़ा है। राइट, नंबर ऑफ टर्न्स निकाल लिया और लेंथ निकाल लिया। तो डायमीटर का जो फॉर्मूला है वो हम सिंपली लिख सकते हैं, थ्रेड का डायमीटर इन दैट केस हो जाएगा हमारा लेंथ कवर्ड डिवाइड बाई नंबर ऑफ टर्न्स, यानी कि L/N। सो ये हमारा एक रफ एस्टिमेट है डायमीटर पता करने के लिए। ओके, दूसरा क्या है, बी में कह रहा है कि स्क्रू गेज जो है, अच्छा एक चीज़ का ध्यान रखना आप, यहाँ पे आपको लेंथ जो है वो थ्रेड का लेंथ नहीं लेना है। थ्रेड का लेंथ अलग हो सकता है, लेकिन थ्रेड ने स्केल के ऊपर कितनी लेंथ कवर की है, जब आपने उसको वाइंड किया तो उसने कितनी लेंथ कवर की, वो लेंथ लेना आपने यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट में कह रहा है कि स्क्रू गेज हैज ए पिच ऑफ 1 millimeter and 200 divisions on circular scale. Do you think it is possible to increase the accuracy of the screw gauge arbitrarily by increasing the number of divisions on the circular scale? तो यानी कि ये बोल रहा है कि आपके पास स्क्रू गेज है जिसका पिच जो है वो 1 mm है और 200 डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। सो सर्कुलर स्केल डिवीजन कितना, 200 डिवीजन है। तो कह रहा है कि क्या आपको लगता है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि उसकी एक्यूरेसी को आर्बिट्रेरीली बढ़ा दिया जाए,
अगर मैं नंबर ऑफ़ डिविजन्स बढ़ा दूँ तो यानी कि 200 डिवीजन से मैं अगर नंबर ऑफ़ डिविजन्स बढ़ाते जाऊँ तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि उसकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी? देखिए, जब आप नंबर ऑफ़ डिविजन्स बढ़ाएंगे सर्कुलर स्केल में तो आपका एक्यूरेसी इंक्रीज होगा, वो तो श्योर है। लेकिन क्या उसको आप आर्बिट्रेरीली एक्यूरेट बना सकते हो, यानी कि जिसका कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं है, कितना भी एक्यूरेट हो सकता हो, ये पॉसिबल नहीं है। सो इसका आंसर होगा नो। उसके रीजन है नो, इट कांट बी arbitrarily accurate, or the accuracy of the screw gauge cannot be increased arbitrarily just by increasing the number of divisions on the circular scale. लेकिन देखिए, सर्कुलर स्केल पे आप जो डिवीजन बढ़ा रहे हैं तो उससे क्या प्रॉब्लम आ रही है? देखिए, एक तो आपका जो स्केल है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा रीड करना, क्योंकि आप नंबर ऑफ़ डिविजन्स बहुत ही कम कर दोगे तो आप उसको रीड नहीं कर पाओगे ढंग से वैल्यू को, राइट? सो वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा एक तो। दूसरा, मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेशन हो सकती है कि जब आप सर्कुलर स्केल डिज़ाइन कर रहे हो विद लार्ज नंबर ऑफ़ डिविजन्स, राइट, तो उसमें जो मशीन्स हैं, राइट, जो मैन्युफैक्चर कर रही हो वो लिमिट हो जाएंगी, क्योंकि आप एक मानिए आप एक जो सर्कुलर स्केल है वो कुछ इतना है, ऐसा है, राइट। अब आप इस पर कुछ आर्बिट्रेरली तो ऐसे नहीं कर सकते कि इसको कितने डिवीजन आपने इक्विवेलेंट डिवीजन बना दिए, राइट, क्योंकि 2 लाइन इनग्रेव करना उसके ऊपर स्केल के ऊपर वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा अगर वो बहुत ही क्लोज है तो फिर, है ना। तो इसलिए उसका एक्यूरेसी जो आर्बिट्रेरली नहीं बढ़ाया जा सकता है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि आप सर्कुलर स्केल पे अगर डिवीजन्स बढ़ाते जाते हो तो एक्यूरेसी बढ़ते जाता है। नेक्स्ट है आपका कि द मीन डायमीटर ऑफ ए थिन ब्रास रोड इज़ टू बी मेजर्ड बाय वर्नियर कैलिपर। Why is a set of 100 measurements of the diameter expected to yield a more reliable estimate than a set of 5 measurements only? तो कह रहा है कि जो ब्रास रोड है उसका मीन डायमीटर मेजर किया है वर्नियर कैलिपर से, ठीक है। सो आपने क्या किया, वर्नियर कैलिपर यूज करके एक ब्रास रोड था उसका डायमीटर मेजर किया है, ठीक है, मीन डायमीटर यानी कि एवरेज डायमीटर आपने मेजर किया है। तो कह रहे हैं कि ऐसा क्यों है कि आप 100 मेजरमेंट करोगे तो वो ज़्यादा रिलायबल रिजल्ट देगा कंपेयर कि आप एक 5 मेजरमेंट करो। देखो, ये तो ऑब्वियस है, सिर्फ 5 मेजरमेंट किया आपने और एक आपने 100 मेजरमेंट किए, सो ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट और ज़्यादा रिलायबल रिजल्ट किससे मिलेगा? 100 मेजरमेंट से, क्योंकि ये हमने एरर में पढ़ा था, जितने मेजरमेंट्स ज़्यादा करेंगे उतना ही हमारा क्या है, एक्यूरेसी बढ़ेगी, रिजल्ट उतना मोर एक्यूरेट, उतना क्लोज आएगा ट्रू वैल्यू के, तो एरर कम होगा। सो इसमें एरर विल बी लो। सो एरर अगर लो होगा तो ज़्यादा रिलायबल रिजल्ट आएगा, क्योंकि मैं 100 मेजरमेंट कर रहा हूँ तो मैं उसको डायमीटर को डिफरेंट पोजीशन से माप सकता हूँ। फॉर एग्जांपल ये डायमीटर है तो मैंने एक बार यहाँ से ऐसे मेजर किया, फिर मैंने यहाँ से मेजर किया, ये कितना रहा, फिर मैंने यहाँ से मेजर किया, यहाँ से मेजर किया, राइट। तो मैं जितना ज़्यादा मेजर करूँगा तो उतना क्लोज, और फिर वो नंबर का एवरेज निकालूंगा तो ज़्यादा क्लोज रिजल्ट आएगा। नेक्स्ट है आपका कि फोटोग्राफ ऑफ ए हाउस occupies an area of 1.75 centimeter square on a 35 mm slide. The slide is projected onto a screen and the area of the house on the screen is 1.5 mm square. What is the linear magnification of the projector screen arrangement? तो यानी कि ये कह रहा है कि आपके पास एक घर का फोटोग्राफ है, ठीक है, जिसने एक एरिया ऑक्यूपाई किया है, कितना, 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एक 35 mm का स्लाइड था जिसके ऊपर घर ने जो है घर का पिक्चर था, ठीक है। उस घर के पिक्चर ने कितना एरिया कवर किया है, ये मान लेते हैं ये पिक्चर है, इस पिक्चर ने 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया कवर किया है, ठीक है, इस फोटोग्राफ ने। अब इस स्लाइड को, ये है स्लाइड, इस स्लाइड को मैंने प्रोजेक्ट कर दिया एक स्क्रीन के ऊपर,
ठीक है। सो एक बड़े स्क्रीन के ऊपर मैंने इसको प्रोजेक्ट कर दिया। ओके, तो कह रहा है कि जो एरिया है घर का स्क्रीन के ऊपर वो 1.5 mm² हो गया। ऑब्वियसली जब इस स्लाइड को मैंने प्रोजेक्ट किया तो मुझे ये काफ़ी बड़ा दिखेगा। जैसे आप देखते हैं मूवीज़ में भी जो आपका प्रोजेक्टर है उसके ऊपर आप पिक्चर प्रोजेक्ट करते हैं, राइट, या प्रेजेंटेशन देते हैं तो उसमें क्या होता है, स्लाइड जो है कंप्यूटर से वो एक बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर देखते हैं। तो जो कंप्यूटर में छोटी स्लाइड होती है, छोटी प्रेजेंटेशन स्लाइड है, वो हमें बहुत बड़ी दिखाई देती है बड़ी स्क्रीन के ऊपर। ठीक है। सो प्रोजेक्टर से आपने इस अरेंजमेंट से आपने उसको जो है प्रोजेक्ट किया है। फिर उसका एरिया जो है ये पिक्चर हो गया आपका। सो इस पिक्चर का एरिया कितना बन गया, 1.55 मीटर स्क्वायर। सो आपको बताना है कि व्हाट इज़ द लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ द प्रोजेक्टर स्क्रीन अरेंजमेंट। तो ये प्रोजेक्टर स्क्रीन अरेंजमेंट है, इसका लीनियर मैग्निफिकेशन कितना है। ठीक है। सो देखिए, हमने देखा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला मैंने आपको बताया। मैग्निफिकेशन क्या है आपका, मेजर्ड डिवाइड बाय एक्चुअल। सो देखिए, मेजर किया आपने 1.5 mm और एक्चुअली में था कितना उसका एरिया पिक्चर का, 1.75। तो m कितना आ जाएगा, मेजर्ड इज 1.55 मीटर स्क्वायर और एक्चुअल कितना है 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो 1.55 मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय 1.75। अभी देखिए सेंटीमीटर को हमने मीटर में करना है। सो सेंटीमीटर स्टैंड पर -2, पूरे का होल स्क्वायर भी आएगा, मीटर स्क्वायर आएगा। सो मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 0.8857 इंटू 10⁴ रफली। ठीक है। तो ये आ गया आपका मैग्निफिकेशन। लेकिन ये मैग्निफिकेशन क्या है, ये है आपका एरियल मैग्निफिकेशन। क्योंकि आपने क्या है, आपने एरिया किया है, यहाँ पे मेजर्ड एरिया था, एक्चुअल भी एरिया था, तो ये एरियल मैग्निफिकेशन आया है। लेकिन आपसे पूछा है उसने लीनियर मैग्निफिकेशन, ना कि एरियल मैग्निफिकेशन। सो जो एरियल मैग्निफिकेशन है इस लीनियर मैग्निफिकेशन का स्क्वायर होगा। तो यहाँ से लीनियर मैग्निफिकेशन कितना आ जाएगा, लीनियर मैग्निफिकेशन वुड बी स्क्वायर रूट ऑफ एरियल मैग्निफिकेशन। सो एरियल मैग्निफिकेशन 0.8857 टू 10⁴ का स्क्वायर रूट करेंगे तो यहाँ जाएगा आपका 0.9411 इंटू 10⁻² रफली। और ये फर्दर आप लिख सकते हैं 94.1। ये आपका हो गया लीनियर मैग्निफिकेशन। ठीक है। अगेन यहाँ पे मैं 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक मैंने इसको इसलिए लिखा है क्योंकि आप ये भी छोड़ सकते थे, 0.941 भी लिख सकते थे या 94.1 भी। तो जो भी आंसर आपको मिलेगा उन दोनों में से आप चूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। 1.55 में देखिए, 1.75 में भी 3 है। सो मिनिमम वाला कितना है, 3। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक मैंने इसको लिख दिया है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट जो हमारा वो है स्टेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन द फॉलोइंग। तो इन सब में आपको सिग्निफिकेंट फिगर बताने हैं। तो देखिए पहला जो है फर्स्ट 0.007 मीटर स्क्वायर। तो इसमें कितना है, देखिए मैंने आपको बताया था जो रूल क्या कहते हैं कि जो डेसिमल के बाद राइट साइड में जो भी जीरो हैं, लेकिन वो फर्स्ट नॉन जीरो से पहले के जो जीरो वो सारे सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। तो ये सिग्निफिकेंट नहीं है, ये सिग्निफिकेंट है, तो इसमें सिग्निफिकेंट नंबर हो जाएगा 1। बी क्या है 2.64 इंटू 10⁻²4। सो 24 10⁻²4 इसका कोई सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, सिर्फ इसका सिग्निफिकेंट फिगर होगा। कितना इसमें 1 2 3 3। सी कितना है 0.2370, राइट। तो मैंने बोला था कि जो डेसिमल के बाद में जो जीरो हैं वो ट्रेलिंग जीरो हैं, वो सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। सो 1 2 3 4। ऑलराइट, जस्ट अ सेकेंड।
इसमें देखिए डी क्या है, डी है 6.320। अगेन इसमें कितना हो जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर आपका 1 2 3 4। ई है 6.032। सो देखिए ये जीरो दो नॉन जीरो के बीच में आ रहा है, सो ये सिग्निफिकेंट है यहाँ पे। सो 1 2 3 4। एफ कितना है, एफ है 0.0000603 तो देखिए ये डेसिमल से राइट के जीरो हैं, क्योंकि और ये पहले इस देखिए इधर 0 पॉइंट समथिंग है, तो ऑलरेडी ये जो नंबर है लेस देन 1 है। ठीक है, इस केस में ये जीरो तो सिग्निफिकेंट होगा नहीं। अब ये जीरो है वो क्या है, ये पहले नॉन जीरो से तो पहले आ रहे हैं, लेकिन डेसिमल से राइट साइड में, तो ये सिग्निफिकेंट नहीं है। ये जीरो क्या दो नॉन जीरो के बीच में आ रहा, तो ये सिग्निफिकेंट है। तो 1 2 3 4। सो आपका सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा 4। जो आपका 11th है, 11th क्वेश्चन कह रहा है कि लेंथ ब्रेड्थ एंड थिकनेस ऑफ ए रेक्टेंगुलर शीट ऑफ मेटल आर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली। गिव द एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द शीट टू करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। सो यहाँ पे आपका लेंथ है 4.234 मीटर, ब्रेड्थ है आपका 1.005 मीटर, और थिकनेस जो है आपका वो है 2.01 सेंटीमीटर। तो पहले तो आपको क्या करना है, पहले आपको एरिया निकालना है, राइट, और फिर आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। ओके, सो देखिए पहले तो मैं यूनिट को सबको सेम कर लेता हूँ। 2.01 सेंटीमीटर है, उसको मैं लिख सकता हूँ 2.01 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। ओके, सो एरिया निकालते हैं अभी यहाँ पे। एरिया कितना है, एरिया, लेकिन ये ध्यान रखना करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर तक हमें आंसर बताना है। तो एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ, सो 4.234 इंटू 1.005। सो अब इन दोनों को जो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 4.25517। ठीक है, मीटर स्क्वायर। लेकिन अब सिग्निफिकेंट फिगर देखिए कितना है आपका, इसमें कितना था, जो मल्टीप्लाई किस किस को कर रहे हैं, एल और बी को। एल और बी में सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर किस में है, दोनों में सेम है। एल में कितना है 4, बी में कितना है 4, तो इसको भी मैंने 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक रखना है। तो यानी कि ये कितना लिखना पड़ेगा 4.2, यानी कि 2 और 2 4, तो मुझे इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। अब ये क्या है, ये आपका लेस देन 5 है, तो हम इसको ड्रॉप कर देंगे सिंपली, और पहले वाले नंबर को अनचेंज रहने देंगे। तो राउंडिंग ऑफ कर दिया हमने, ये हमारा आंसर हो गया करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर तक। सिमिलरली वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा एल इंटू बी इंटू टी। ठीक है, रेक्टेंगुलर शीट का वॉल्यूम। सो ये हो गया 4.234 इंटू 1.005 इंटू 2.01 इंटू 10⁻³ सो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा रफली आपका 8.55288 इंटू 10⁻²। 1 second, is it correct? Yes, so ये आ जाएगा 2.8558, it's 9 actually. Okay, 10⁻², not 3, -2 meter cube
ठीक है, सो ये आपका आंसर होगा। लेकिन हमें क्या करना है, हमें बताना है, उसमें लिखा था कि करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर तक। अब इसमें 3 चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही है, एल, बी और टी। अब तीनों में से सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर जिसमें आंसर में उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। तो देखिए सबसे कम किस में है, टी में है। टी में कितना है, टी में है 3, 2.01, 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो यानी कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक ही हमें इसको रखना पड़ेगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 8 पॉइंट, यानी कि तो यहाँ तक लिखना पड़ेगा, यानी कि 2 को ड्रॉप करना पड़ेगा, 2 और उससे आगे की वैल्यू को। अब 2 क्योंकि 5 से छोटा है तो सिंपली इसको ड्रॉप कर देंगे। ठीक है, सो आप ये लिख सकते हैं आंसर में, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.0855। इसमें भी आपका कितना है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर ही है मीटर क्यूब। तो दोनों ही आंसर करेक्ट आपके। ट्वेल्थ है आपका, द मास ऑफ ए बॉक्स मेजर्ड बाय ए ग्रोसर बैलेंस इज 2.30 kg। 2 gold pieces of mass 20.15 and 20.17 gram are added to the box. What is the total mass of the box? The difference in the masses of the pieces to correct significant figure. तो कह रहा है कि आपके जो ग्रोसर है, उस ग्रोसर के पास में आपका एक बैलेंस है जिसमें एक बॉक्स का वो मास मेजर कर रहे हैं, और मास कितना है 2.30 kg. So mass of box is 2.30 kg. सो ग्रोसर ने जो बैलेंस है उसके पास, उसने बॉक्स का मास मेजर किया जो कि 2.30 kg आया। उसने क्या किया, 2 गोल्ड के पीस ऐड कर दिए जिनके मास कितने हैं, मास ऑफ गोल्ड से ए 20.15 ग्राम, मास ऑफ गोल्ड बी इज 20.17 ग्राम। उसने बॉक्स में ऐड कर दिया। तो कह रहा है कि टोटल मास क्या है बॉक्स का। सो मास ऑफ बॉक्स कितना हो जाएगा, टोटल मास टोटल मास क्या होगा, टोटल मास सम हो जाएगा तीनों का। सो देखिए, इनको ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, पहले सेम यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी ये ऐड हो पाएंगे। ठीक है, सो 2.30 kg को मैं जो है kg में रखता हूँ। ठीक है, और ये 2 वैल्यू हैं, इनको भी मैं kg में ही कन्वर्ट कर देता हूँ। सो 2.30 प्लस कितना हो जाएगा, 0.02015 प्लस 0.02017। तो मैंने क्या किया, इसको किलोग्राम में कर दिया, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर दिया। राइट, सो अब तीनों किलोग्राम में तीनों को ऐड कर सकते हैं। तो अब इन तीनों को जब ऐड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2.3403 kg। लेकिन हमें क्या करना है, हमें ध्यान रखना है जब हम जिसको कैलकुलेट टोटल मास, बॉक्स का टोटल मास बताना आपने। ठीक है, तो जब हम ऐड कर रहे हैं तो देखिए, ऐड करते वक्त क्या करना, मिनिमम डेसिमल प्लेसेस जो हैं वहाँ तक हमें रखना है इसको। ठीक है, सो मिनिमम डेसिमल प्लेस जो थे हमारे वो 2 डेसिमल प्लेस तक था। सो इसका आंसर हो जाएगा 2.34 kg। ओके, नेक्स्ट बी जो है इसका पार्ट, वो कह रहा है कि डिफरेंस इन द मास ऑफ द पीसीज टू करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर। जो आपने पीस ऐड किए ए और बी, उनके मास का डिफरेंस बताना है। तो सिंपली आपका डिफरेंस जो है वो कितना हो जाएगा, मास ऑफ ए माइनस मास ऑफ बी, यानी कि और मास ऑफ बी माइनस मास ऑफ ए, दी अदर वे अराउंड आप इसे कर सकते हैं। आपको सिर्फ डिफरेंस बताना है। सो डिफरेंस कितना हो जाएगा, देखिए बी लार्ज है तो हम बी माइनस ए कर देते हैं, 20.17 माइनस 20.15, तो ये डिफरेंस हो जाएगा 0.02 ग्राम। ओके,
सो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो मैंने बोला जब आप एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, जब हमने सीखा था, तो उसमें हमें सिर्फ डेसिमल प्लेसेस का ध्यान देना है। तो आंसर में इनिशियल वैल्यूज़ में 2 डेसिमल प्लेस तक आंसर था, तो फाइनल वैल्यू में भी 2 डेसिमल प्लेस तक हमने आंसर लिख दिया। ठीक है, आप इसमें सिग्निफिकेंट फिगर का मत सोचिए, क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर आप ऐसे देखेंगे तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, इसमें भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो आप इसमें तो हमने एक ही सिग्निफिकेंट फिगर लिखा है, तो ये ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है, राइट। क्योंकि यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो हमें सिर्फ डेसिमल प्लेसेस का ध्यान रखना है, करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर का अगर बोला भी है उसने तो। लेकिन मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन हो रहे हैं तो फिर हमें सिग्निफिकेंट फिगर जो इनिशियल ओरिजिनल वैल्यू थे उसके अकॉर्डिंग फिर निकालना पड़ेगा, जिसमें जो सबसे कम होगा वो। ओके, नेक्स्ट जो है वो है 13 में कह रहे हैं कि फेमस रिलेशन इन फिजिक्स रिलेट्स मूविंग मास m टू द रेस्ट मास m नॉट ऑफ ए पार्टिकल इन टर्म्स ऑफ इट्स स्पीड v and speed of light c. So this relation first arose as a consequence of special relativity due to Albert Einstein. A boy recalls the relation almost correctly but forgets where to put the constant c. He writes m equal to this. Guess where to put the missing c. तो ये क्या कह रहे हैं कि आपका एक रिलेशन है, देखिए ये जो रिलेशन है ये आपका स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से आता है जो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था, जिसमें जो आपका जो मूविंग पार्टिकल है उसका स्पीड अगर वो स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन में मूव कर रहा है जो पार्टिकल है, सो उस केस में उसका जो मास है वो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। मास ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है जो मूव कर रहा है स्पीड ऑफ लाइट से, वो होगा m नोट बाई, देखिए c मिसिंग है यहाँ पे, c अभी हमें पता करना है कि c हमें कहाँ रखना पड़ेगा। m नोट यहाँ पे रेस्ट मास है, v उसका पार्टिकल का स्पीड है और स्पीड ऑफ लाइट c है, और यहाँ पे v जो है वो कंपेरेबल टू c होता है। ठीक है, तो अब बताइए इसमें c को मैं कहाँ रखूँ। तो देखिए अगर मुझे फॉर्मूला अब तो देखिए नहीं पता अगर एग्जैक्टली क्या है तो मैं इसको कैसे फाइंड कर सकता हूँ। ईजी है, कैसे करेंगे, आपको क्या करना है, अब देखिए अब डायमेंशन का चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे अब मास है, राइट, तो मास का जो डायमेंशन है m1 L0 T0, यहाँ पे क्या है, मास भी है और आपका स्पीड भी है, तो 2 चीज़ें आ गई। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे अगर इसका डायमेंशन देखेंगे तो ये तो मैच नहीं कर रहा, मास के डायमेंशन से, राइट, डायमेंशन मैच नहीं कर रहे, तो यानी कि ये करेक्ट नहीं है। तो इसीलिए आपको पता करना है कि सी कहाँ रखा जाए। अब देखिए सी कहाँ, सी के बहुत सारे ऑप्शंस थे। पहला ऑप्शन क्या था कि आप सी को रखते मास के साथ में, अब मास के साथ में सी को रखेंगे m नॉट के साथ में, तो ये करेक्ट नहीं आएगा, आप डायमेंशन चेक करके देख सकते हैं, प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, दूसरा अगर आप ध्यान दिया होगा आपने तो एक सिंपल क्या है, आप देखिए डिनोमिनेटर न्यूमरेटर तो ठीक है मास है, डिनोमिनेटर में क्या है, देखिए कांस्टेंट वैल्यू में से हम स्पीड घटाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि यूनिटलेस क्वांटिटी में से यूनिट वाली चीज़ घटा रहे हैं, 1 - v² का होल रूट जो आपका डिनोमिनेटर है। सो क्या पॉसिबल है? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। आप एक कांस्टेंट नंबर में से एक जो यूनिट वाली क्वांटिटी वो सब्ट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं, वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अभी इसका मतलब है मुझे इस पर्टिकुलर चीज़ को ही करेक्ट करना पड़ेगा, यानी कि सी जो है डिनोमिनेटर में ही आएगा। अब डिनोमिनेटर में सी आएगा तो सी को कहाँ रखना है, सी को कहाँ रख सकते हैं, देखिए अगर मैंने सी को ओके, सो 1 - समथिंग है, सो 1 - एक सी को ऑप्शन है इधर न्यूमरेटर में रखने का, दूसरा है क्योंकि देखिए अगर आप सी को 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो अभी गलत हो जाएगा, क्योंकि ऊपर मास है, फिर नीचे आप फिर से आप स्पीड का डायमेंशन आ रहा है, राइट, तो फिर से आपके डायमेंशन जो इनकरेक्ट आएंगे। तो बेस्ट सिनेरियो है आप सी को या तो वी से मल्टीप्लाई भी नहीं कर सकते तो वी से डिवाइड करना पड़ेगा। अब डिवाइड कैसे करें, वी से डिवाइड करें तो यानी कि सी को वी के नीचे रखें या वी से ऊपर रखें, तो दोनों सिनेरियो देखते हैं। 1 - v/c होल स्क्वायर, अगर मैं ऐसा करता हूँ तो इन दोनों केसेज में डायमेंशंस जो करेक्ट बन जाएंगे, क्योंकि ऊपर मास का डायमेंशन हो जाएगा, नीचे नंबर माइनस, देखिए c/v या v/c करेंगे तो यूनिट लेस आ जाएगा, तो 1 में से वो सब्ट्रैक्ट भी हो सकता है इजीली, और नीचे अगर डायमेंशंस नहीं है, ऊपर सिर्फ मास का डायमेंशन है, तो आपका सिंपल हो जाएगा, ये डायमेंशन करेक्ट हो जाएंगे आपके।
ओके, लेकिन देखिए अगर ये करते हैं तो क्या प्रॉब्लम आएगा, अगर ऐसा किया तो इसमें प्रॉब्लम क्या है। देखिए ऐसा करने से आपको पता है कि c इज़ ग्रेटर देन v, तो अगर 1 माइनस सी बाई वी का स्क्वायर का होल रूट किया हुआ है, सो उसमें अगर c हमें पता है स्पीड ऑफ लाइट हमेशा ज़्यादा होगा पार्टिकल के स्पीड से, तो यानी कि ये नंबर, ये टोटल क्वांटिटी क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी, क्योंकि ये 1 है और ये c बाई वी, यानी कि ये चीज़ c बाई वी ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगा, और ये ऑलवेज ग्रेटर देन 1 है तो आपका प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, सो नेगेटिव आएगा तो मास नेगेटिव, जो कि पॉसिबल नहीं होगा। सो नेगेटिव मतलब आपका ए इमेजनरी आ जाएगा, रूट करेंगे तो, सो मास इज नॉट इमेजनरी। अगर ये करते हैं तो देखिए, क्योंकि c इज़ ग्रेटर देन v तो v बाई सी इज़ लेस देन 1 होगा हमेशा। सो ये आपका क्वांटिटी आ जाएगा पॉजिटिव, राइट। सो ये यानी कि ये आपका करेक्ट है। सो m इक्वल टू एम नॉट बाई 1 माइनस v बाई सी होल स्क्वायर और इसका पावर 1/2। सो ये आपका करेक्ट रिलेशन होगा। इसमें आपके डायमेंशन भी मैच कर रहे हैं इस फॉर्मूले में, ये डायमेंशनली भी करेक्ट है। ठीक है, सो ये आपका आंसर होगा। फोर्टीनथ देखिए, फोर्टीनथ में क्या है, यूनिट ऑफ लेंथ convenient on the atomic scale is known as an angstrom, and it is denoted by angstrom equal to 10 to power minus 10 meter. The size of hydrogen atom is about 0.5 angstrom. What is the total atomic volume in meter cube of a mole of a hydrogen atom? तो यानी कि ये क्या कह रहा है आपका, ये बोल रहा है कि आपका जो 1 एंगस्ट्रॉम है वो 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर के इक्वलेंट होता है। ठीक है, सो कह रहा है कि यूनिट ऑफ लेंथ कन्वीनियंट ऑन द एटॉमिक स्केल। सो एटॉमिक स्केल में जो हम लोग मोस्टली एंगस्ट्रॉम में यूज करते हैं कि रेडियस कितना है, 0.5 एंगस्ट्रॉम है या 1 एंगस्ट्रॉम है, 2 एंगस्ट्रॉम है, इस तरीके से, क्योंकि थोड़ा ईजी है यहाँ पे 10 टू पावर माइनस 10 को हम सिंपली रिप्लेस कर सकते हैं 1 एंगस्ट्रॉम से। सो कह रहा है कि द साइज ऑफ हाइड्रोजन एटम इज अबाउट 0.5 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, सो साइज दिया हुआ मुझे 0.5 एंगस्ट्रॉम। What is the atomic volume in meter cube of a mole of hydrogen atom? So 1 mole of hydrogen atom है मेरे पास। So देखिए 1 मोल के अंदर एवोगैड्रो नंबर जितने पार्टिकल्स होते हैं, इसका मतलब टोटल हाइड्रोजन एटम कितने आपके पास, एवोगैड्रो जितने नंबर हाइड्रोजन एटम है, सो नंबर of atoms is equal to Avogadro number, which is 6.022 into 10 to power 23। सो इतने एटम्स हैं। ठीक है, टोटल 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम आपके पास, तो 1 मोल के अंदर एवोगैड्रो नंबर जितने पार्टिकल्स हैं, सो 6.022 हाइड्रोजन एटम्स हो गए आपके पास। और आपको बताना है एटॉमिक वॉल्यूम। सो एटॉमिक वॉल्यूम यानी कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम टोटल कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं, उनका एटॉमिक वॉल्यूम कितना है टोटल, वो एटॉमिक वॉल्यूम बताना है। सो एटॉमिक वॉल्यूम कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ एटम्स टाइम्स वॉल्यूम ऑफ 1 एटम। सो नंबर ऑफ एटम्स हो गया आपके एवोगैड्रो नंबर जितना हो गया, और एक हाइड्रोजन एटम का वॉल्यूम कितना हो जाएगा। देखिए हाइड्रोजन एटम क्या होता है, स्फेरिकल है, सो स्फेयर का वॉल्यूम हो गया 4/3 पाई r क्यूब। सो
6.022 इंटू 10^23 इंटू 4/3 इंटू पाई इंटू आर क्यूब। अब देखिए आपका साइज़ दिया हुआ है, साइज मतलब रेडियस। सो आपका रेडियस कितना है 0.5 एंगस्ट्रॉम है। आप इसको पुट कर दीजिए 0.5 इंटू 10⁻⁻10 पूरे का होल क्यूब, क्योंकि एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 है। ठीक है। सो और आपको बताना है मीटर क्यूब में, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है मीटर क्यूब में बताना है। तो ये जो फाइनल टोटल बना आपका ये यूनिट जो है वो मीटर में ही आ रहा है। तो मैं इसको जब कैलकुलेट करूँगा, सो ये आंसर जो मेरे पास आएगा 3.1515 इंटू 10⁻⁻7 मीटर क्यूब, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁻7 मीटर क्यूब। तो ये जो है मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है। सो ये हमने देख लिया एटॉमिक वॉल्यूम निकालना कैसे है। सिंपल तरीका है, नंबर ऑफ एटम्स मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम ऑफ एन एटम। वन एटम स्फेरिकल 4/3 पाई आर क्यूब स्फेयर का वॉल्यूम हो गया, और ये एटॉमिक वॉल्यूम निकाल लिया हमने। नेक्स्ट है 15 कि 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर occupies 22.4 liter molar volume. What is the ratio of molar volume to the atomic volume of a mole of hydrogen? Take the size of hydrogen molecule to be 1 angstrom. Why is this ratio so large? तो पूछ रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि आपके पास एक मोल है आइडियल गैस का स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर, जिसका वॉल्यूम कितना है। सो मोलर वॉल्यूम 22.4 लीटर है, यानी कि आपके पास एक मोल है गैस का, एक मोल स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर आपका कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं 22.4 लीटर ऑक्यूपाई कर रहे हैं। और फिर दूसरा कह रहा है आपको कि व्हाट इज़ द, तो आपको बताने कि रेशियो क्या होगा मोलर वॉल्यूम टू दी एटॉमिक वॉल्यूम। तो मोलर वॉल्यूम तो मुझे पता है, नेक्स्ट मुझे एटॉमिक वॉल्यूम फाइंड करना है। ठीक है, तभी मैं रेशियो निकाल पाऊंगा। तो एटॉमिक वॉल्यूम किसका, एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ ए मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम। सो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम का आपको क्या करना है एटॉमिक वॉल्यूम। सॉरी इट्स या हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे, नॉट एटम्स दिस टाइम। सो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स का एटॉमिक वॉल्यूम कितना होगा। ठीक है। सो साइज दिया हुआ मुझे, सो साइज है 1 एंगस्ट्रॉम, इसने ऑलरेडी बता रखा है, राइट। सो यहाँ से हम देखेंगे आपका जो है क्या बोलते हैं एटॉमिक वॉल्यूम, वो कितना हो जाएगा। हमने अभी अभी देखा एटॉमिक वॉल्यूम नंबर ऑफ एटम्स टाइम्स वॉल्यूम ऑफ 1 एटम। सो नंबर ऑफ एटम्स कितना, एवोगैड्रो नंबर जितना है 6.022 इंटू 10⁻23, क्योंकि 1 मोल की बात हो रही है। और वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। सो आर कितने हैं, आर आपका दिया 1 एंगस्ट्रॉम, 1 इंटू 10⁻⁻10। ठीक है। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका कितना 25.211 इंटू 10⁻⁻7। ठीक है, मीटर क्यूब। तो ये आपका इतना आ गया। अभी देखिए ये आपका एटॉमिक वॉल्यूम आया है, लेकिन मोलर वॉल्यूम कितना है, मोलर वॉल्यूम आपका लीटर में है, और आपको रेशियो बताना है। रेशियो किसका बताना है, मोलर वॉल्यूम टू एटॉमिक वॉल्यूम। सो मोलर वॉल्यूम डिवाइड बाय एटॉमिक वॉल्यूम, ये रेशियो बताना है। सो 22.4 डिवाइड बाई 25.21 टू 10⁻⁻7। ये लेकिन ये लीटर में है, लीटर और ये मीटर क्यूब में है। अब आपको कन्वर्जन करना पड़ेगा। सो 1 लीटर कितने मीटर क्यूब के इक्वल होता है आपको पता होना चाहिए। सो 1 लीटर जो है वो कैसे डिफाइन है, 1 लीटर होता है 1 डेसीमीटर क्यूब, राइट। सो 1 डेसी होता है 100 सेंटीमीटर, सॉरी 1 डेसी इज 10 सेंटीमीटर, राइट। सो ये लिख देंगे हम लोग
10 to the power -1. So 1 decimeter is equal to 10 centimeter. सो डेसी जो है प्रीफिक्स में देखेंगे 10 to power -1 होता है नॉर्मली. डेसी 10 to power -1, सेंटी 10 to power -2, राइट. सो यहाँ से हो जाएगा 10 to the power -1 मीटर क्यूब, मीटर कंप्लीट क्यूब. सो इट विल बी 10 to the power -3 मीटर क्यूब. सो ये 1 लीटर हो गया. अब इसको अगर मैं वापस इधर पुट करूँगा तो ये कितना बच जाएगा, 22.4 इंटू 10 to the power -3 डिवाइड बाई 25.211 इंटू 10 to the power -7. सो ये आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा रफली 0.889 इंटू 10 to the power 4, विच इज़ अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.9 इंटू 10 to the power 4. तो ये आपका आंसर हो गया 0.9 इंटू 10 to the power 4, और जिसको आप फर्दर अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं 10 to the power 4 से, क्योंकि 0.9 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1, और इसलिए अगर आपको देखना है तो ये 10 to the power 4 के इक्वलेंट आ गया जो रेशियो है. सो ये आपका रेशियो हो गया. सो एक चीज़ देखिए आपने, रेशियो काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, यानी कि रेशियो कितना है, 10 to the power 4 रेशियो है. ये चीज़ क्या बता रही है, ये चीज़ बता रही है कि जो आपको इंटरमोलिकुलर सेपरेशन है वो काफ़ी ज़्यादा है कंपेयर टू साइज ऑफ मॉलिक्यूल. ठीक है. सो इट टेल्स यू दैट intermolecule spacing is greater than size of molecule. क्योंकि रेशियो काफ़ी ज़्यादा है, राइट. सो इसीलिए बता रहे हैं कि आपका, क्योंकि आपने आइडियल गैस लिया तो आपने देखा आइडियल गैस ऑक्यूपाई कर रहे 22.4 लीटर एक मोल. और सेम अगर आप 1 मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल लेते हैं, ठीक है, और उनका एटॉमिक वॉल्यूम निकालते हैं तो देख रहे हैं कि उनका एटॉमिक वॉल्यूम जो है आपका काफ़ी कम आ रहा है. ठीक है, एटॉमिक वॉल्यूम 10 to the power -7 के ऑर्डर का है, और जो मोलर वॉल्यूम था वो 10 to the power -3 ऑर्डर का है, राइट. सो यानी कि आपका जो मोलिकुलर वॉल्यूम है, मोलर वॉल्यूम जो है वो काफ़ी ज़्यादा है. तो बताता है कि एक्चुअल में क्या होता है, जो आप जब 1 मोल एटम्स को ऐसे पैक कर रहे हैं तो उनका जो एटॉमिक वॉल्यूम है वो तो कम है, लेकिन मोलर वॉल्यूम ज़्यादा हो जा रहा है. वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं, 2 मॉलिक्यूल, उनके बीच की स्पेसिंग है वो काफ़ी ज़्यादा होती है कंपेयर टू देयर एक्चुअल साइज. ठीक है, इसीलिए वो ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं. नेक्स्ट है आपका एक्सप्लेन दिस कॉमन ऑब्जर्वेशन क्लियरली, 16th. सो 16 में बोल रहे हैं एक्सप्लेन दिस कॉमन ऑब्जर्वेशन क्लियरली. इफ़ यू लुक आउट ऑफ द विंडो ऑफ ए फास्ट मूविंग ट्रेन, द नियर बाई ट्रीज, हाउस एटसेट्रा सीम टू मूव रैपिडली इन वन डायरेक्शन अपोजिट टू द ट्रेन्स मोशन, but the distant object such as hilltops, moons, stars, etc. seem to be stationary. In fact, since you are aware that you are moving, these distant objects seems to move with you. So इसको एक्सप्लेन करिए. ये क्या कह रहे थे कि ये कह रहा है कि जब आप ट्रेन में जा रहे हो, ठीक है, सो ट्रेन मूव कर रही है तो आप क्या विंडो से बाहर देखते हो तो ऐसा लगता है कि जो ट्रीज हैं या घर हैं जो आपके ट्रेन के पास में, तो वो पीछे के डायरेक्शन में मूव करते नज़र आते हैं. ठीक है, ऐसा क्यों है. और जबकि कह रहा है कि जो दूर कोई ऑब्जेक्ट है वो ऐसा लगता है कि वो स्टेशनरी है, तो ऐसा क्यों हो रहा है. देखिए इसका रीज़न क्या है. मान लीजिए आप यहाँ हैं, ठीक है, या आप विंडो से बाहर देख रहे हैं. सो ट्री जो है वो यहाँ पर है. डिस्टेंट ऑब्जेक्ट यानी कि दूर का कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए कि हिल है, तो आपको हिल बहुत छोटा दिखाई दे रहा है, राइट. सो यहाँ पे जो एंगल सबटेंड करते हैं, आपकी आँख के ऊपर जो एंगल सबटेंड करेंगे क्लोज के ऑब्जेक्ट, वो ज़्यादा होगा कंपेयर टू दिस एंगल से.
ये है जो एंगल सबटेंड करेगा। सो ये जो है स्मॉल है और ये क्या लार्ज है, ठीक है। सो जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है वो स्मॉल एंगल बना रहे हैं आपकी आँख के ऊपर, और जो लार्ज ऑब्जेक्ट है वो लार्ज एंगल बना रहे हैं, सॉरी जो जो जी नियर बाई ऑब्जेक्ट है। सो ये नियर, ये डिस्टेंट हो गया आपका, ये हो गया नियर। सो जो नज़दीक के हैं, नज़दीक वाले बड़ा एंगल बना रहे हैं और जो दूर के वो छोटा एंगल बना रहे हैं। जब हम मूव कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, जो मूव कर रहे हैं उस केस में ये जो नज़दीक के ऑब्जेक्ट है, क्योंकि अब ये दूर जाएंगे, राइट, जैसे हम चलेंगे तो हमसे दूर जाएंगे और दूर जाएंगे तो वो एंगल चेंज होगा, और चेंज होगा तो एंगल छोटा बनता जाएगा जैसे वो दूर जाएंगे। तो इसलिए क्या हो रहा है, एंगल चेंज हो रहा है। जब हम मूव कर रहे हैं तो एंगल चेंज हो रहा है। एंगुलर चेंज की वजह से हमें जो नज़दीक के ऑब्जेक्ट है वो ऐसा लगेगा कि वो दूर भाग रहे हैं हमसे, ठीक है। सो इसीलिए ऐसा लगेगा कि वो ऑब्जेक्ट जो पीछे की तरफ जा रहे हैं, लेकिन हमें पता है कि हम मूव कर रहे हैं। और डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्योंकि उनका एंगल चेंज नहीं होता है, वो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट यानी कि बहुत दूर है, वो स्टिल आप जो मूव कर रहे तब भी वो उतना छोटा एंगल बना रहे जितना वो पहले बना रहे थे। लेकिन नज़दीक के ऑब्जेक्ट क्या हैं, अभी आप पास में हैं तो वो बड़ा एंगल बना रहे हैं, जब आपसे दूर आप आगे की तरफ जाओगे तो आपसे दूर जाते जाएंगे और पीछे जाते जाएंगे तो एंगल छोटा बनाएंगे, तो एंगुलर चेंज हो गया वहाँ पे, जो कि डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के केस में चेंज नहीं हो रहा था एंगल, यहाँ पे चेंज हो गया एंगल जब मूव कर रहे हैं तो चेंज इन एंगल वाइल मूविंग। सो इसलिए वो आपको लगेगा कि पीछे की तरफ जा रहे हैं, और ये कांस्टेंट है, सो ऑलमोस्ट कांस्टेंट, तो इसलिए ये ऐसा लगेगा कि ये मूव नहीं हो रहा है, तो ये स्टेशनरी से ही लगेंगे आपको। ओके, नेक्स्ट है आपका सन इज हॉट प्लाज्मा ionized matter with its inner core at temperature exceeding 10^7 Kelvin and its outer surface at a temperature of 6000 Kelvin. At these high temperatures, no substance remains in solid or liquid phase. In what range do you expect the mass density to be of the sun to be? In the range of densities of solid and liquid and gases. Check your guess is correct for from the following data. Mass of sun is this, radius of sun is this. तो कह रहा है कि आपका जो सन है वो क्या है, एक हॉट प्लाज्मा है। सन इज ए हॉट प्लाज्मा। उसका जो इनर कोर है सन का, जो इनर कोर है, इनसाइड कोर, उसका टेम्परेचर जो है 10^7 केल्विन है, या उससे भी ज़्यादा है, मोर देन दैट, 10^7 केल्विन। और जो आउटर सरफेस है सन का, उसका टेम्परेचर है अबाउट 6000 केल्विन। ओके, कह रहे कि एट दीज हाई टेम्परेचर नो सब्सटेंस रिमेन इन सॉलिड और लिक्विड फॉर्म। ऑब्वियसली इतने हाई टेम्परेचर के ऊपर कोई भी सब्सटेंस सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में नहीं हो सकता है, राइट। तो कह रहा है कि इन व्हाट रेंज डू यू एक्सपेक्ट द मास डेंसिटी ऑफ द सन टू बी। कह रहा है कि अगर आप इसका मास डेंसिटी कैलकुलेट करेंगे सन का, तो किस रेंज में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्या, और सॉलिड लिक्विड गैस की डेंसिटी की किस में लाई करेगा वो। और फिर आपको बताना है, फिर आपको चेक करना है, राइट। तो सन का मास दिया है, मास है 2 × 10⁻30 kg, रेडियस है आपका 7 × 10⁸ मीटर, राइट। तो आप डेंसिटी निकालेंगे, डेंसिटी कितना होता है, मास बाय वॉल्यूम, मास 2 × 10⁻30 डिवाइड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है 4/3 πr³ अगेन स्फेयर 4/3 πr³। सो आर दिया हुआ आपका 7 × 10⁸, राइट। सो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे, सो ये आपका आंसर आएगा रफली 1.39 × 10⁻3, राइट, kg मीटर क्यूब पर मीटर क्यूब। सो विच इज़ रफली 1.4 × 10⁻3 kg पर मीटर क्यूब। तो यानी कि ये डेंसिटी है सन का, ओके। सो डेंसिटी इतना है।
अब ये डेंसिटी जो है ये किसकी रेंज में है? सन का जो डेंसिटी है वो सॉलिड और लिक्विड की रेंज में है, नॉट गैसेज। सो जो डेंसिटी है वो सॉलिड या लिक्विड की फॉर्म में है, उनके उनके इक्विवेलेंट है, राइट, ना कि गैसेज की डेंसिटी की रेंज में है। सो ये इतना हाई डेंसिटी आया कहाँ से? क्योंकि हमने तो देखा कि सन का जो टेम्परेचर है वो 10⁷ केल्विन के आसपास है, आयनाइज मैटर जो हॉट प्लाज्मा इनसाइड में, और आउटर टेम्परेचर भी 6000 केल्विन है। और इतना हाई टेम्परेचर पे तो कोई सब्सटेंस सॉलिड लिक्विड फेज में रह ही नहीं सकते हैं, लेकिन स्टिल डेंसिटी बता रही कि वो तो सॉलिड लिक्विड की रेंज में, राइट। तो ये हाई डेंसिटी आती है जो इनवर्ड ग्रेविटेशनल पुल है इसका, सन का, जो इनर कोर आउटर लेयर के ऊपर जो पुल करती है, उस ग्रेविटेशनल पुल की वजह से आ रहा है। ओके, सो जो इनसाइड कोर है वो इनसाइड कोर वो उसका ग्रेविटेशनल पुल इतना स्ट्रॉन्ग है, जो आउटर लेयर है उनके ऊपर में, उसकी वजह से ये डेंस है। ओके, सो ये हमारे सारे न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो गए इस चैप्टर के। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2, राइट, नेक्स्ट लेक्चर में। ऑलराइट, सी यू देन।